Hi everyone, so once again welcome you all on Law Vita. Here this is Aradhya Gupta, and today in this video we will be discussing the topic of Economic and Social Council under the Public International Law. Alright, so para 3 of Article 1 lays down that it is a primary purpose of United Nations to achieve international cooperation in solving international problems of economic, social, cultural और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर. सो जो हमारा यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका जो आर्टिकल 1 है उसमें 3 पैराग्राफ हैं. सो जो पैरा नंबर 3 है इट लेड डाउन दैट इट इज़ अ प्राइमरी पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना. मतलब जितने भी नेशंस हैं वर्ल्ड के अंदर उनके बीच में एक कोऑपरेशन मेंटेन करना. किस रिगार्ड में? इन रिगार्ड टू सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम. मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन निकालना. द प्रॉब्लम कैन बी आइदर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर, राइट. एंड टू अचीव दीज एंड्स, मतलब कि इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए, इस एंड्स को अचीव करने के लिए द चार्टर इस्टेब्लिश दी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विच इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन चार्टर ने इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया, जो कि यूनाइटेड नेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अहम ऑर्गन है. ठीक है, अब हम लोग इसके कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, इसकी नीड क्या है वो पढ़ेंगे, वोटिंग सिस्टम क्या है, फंक्शंस, पावर्स एंड इट्स रिलेशनशिप विद द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज. सो लेट्स बिगिन. कंपोजिशन. जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कॉम्पोजिशन है वो आर्टिकल 61 में डिफाइन है, एक्सप्लेन्ड है. सो बेसिकली इसके अंदर 5 पॉइंट्स है. पहला, काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 54 मेंबर्स विच आर इलेक्टेड बाय जनरल असेंबली. इस काउंसिल के अंदर टोटल 54 मेंबर्स होते हैं. ठीक है, जो कि कौन इलेक्ट करता है? दैट आर इलेक्टेड बाय द जनरल असेंबली. पहली चीज़. दूसरी, दी 1/3 ऑफ टोटल मेंबर्स मीन्स 1/3 ऑफ 54 मेंबर, दैट इज 18 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड ईच ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years. ठीक है, हर साल 18 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टेन्योर के लिए. देखो, पहले बताया था कि इन टोटल इस काउंसिल के अंदर 54 मेंबर्स होते हैं जो कि जनरल असेंबली इलेक्ट करती है. और फिर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि 1/3 ऑफ टोटल, मतलब 18 मेंबर्स जो हैं वो हर साल इलेक्ट किए जाते हैं 3 साल के टेन्योर के लिए. 3 साल के बाद दे गेट रिटायर और फिर इस तरह से कॉन्टिन्यूड रहता है. देन रिटायरिंग मेंबर्स आर एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन. और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक बार रिटायर हो गए मेंबर्स फिर वो री इलेक्ट नहीं हो सकते हैं. रिटायरिंग मेंबर्स एलिजिबल होते हैं कि वो इमीडिएटली री इलेक्ट हो सकते हैं अंडर दिस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल. देन ईच मेंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय वन रिप्रेजेंटेटिव इन द काउंसिल. मेंबर का मतलब क्या है? बेसिकली नेशन या फिर कंट्री. ठीक है, तो यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे टोटल 54 कंट्रीज़ हैं तो ईच कंट्री इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वन रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, उस कंट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू वो यूएन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है. इन द लास्ट, प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल इज इलेक्टेड फॉर 1 year. और जो इस काउंसिल का प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और हर साल नया प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्पोजिशन अंडर आर्टिकल 61. नाउ नेक्स्ट इज नीड ऑफ काउंसिल, की क्या ज़रूरत पड़ी कि ये काउंसिल इस्टेब्लिश की गई. वाई इट वॉज इस्टेब्लिश, व्हाट वाज इट्स नीड. तो ये हमें आर्टिकल 55 से पता चलता है ऑफ यूएन चार्टर. For the creation of condition of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relation among nations. तो पहली चीज़ क्यों ज़रूरी है काउंसिल इस्टेब्लिश करना या क्या ज़रूरत पड़ी कि एक स्टेबिलिटी की कंडीशन या एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए. ठीक है, एक वेलबींग कंडीशन क्रिएट करने के लिए फॉर अ पीसफुल एंड फ्रेंडली रिलेशन एमंग द नेशंस. जितने भी नेशंस हैं, जितने भी कंट्रीज मेंबर्स हैं यूएन के, वो सब उनके बीच में आपस में हेल्दी रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन रहे, उसके लिए एक स्टेबल कंडीशन फॉर्मुलेट करने का काम करता है ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. देन फॉर हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग. ठीक है, लोगों का जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसको इंक्रीज करने के लिए. देन फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट. फॉर कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट. पूरे वर्ल्ड के अंदर एक सोशल प्रोग्रेस, एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट क्रिएट करने के लिए ये इस काउंसिल बनाई गई थी. देन नेक्स्ट, फॉर सोल्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ एंड रिलेटेड प्रॉब्लम. मतलब जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर इन सारे कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम है, वेदर ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ
जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए सोल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए काउंसिल बनाई गई। देन नेक्स्ट, फॉर इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन, मतलब वही पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी नेशंस हैं उनके बीच में एक कॉपरेशन मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर ये काउंसिल बनाई गई थी। एंड द लास्ट, फॉर ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज अ फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट एनी डिस्टिंग्विशन, विदाउट एनी बायसनेस एज टू द रिगार्ड्स ऑफ रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। मतलब जितने भी नेशंस हैं वो जितने ह्यूमन राइट्स हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल फ्रीडम है उसको ऑब्जर्व करे, उसको फॉलो करे, ठीक है, और किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना रहे रेस, सेक्स, लैंग्वेज या रिलीजन के बेसिस पे। इन सारे एथिक्स को फॉलो करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए भी ये काउंसिल स्टेब्लिश की गई थी। तो ये हो गया हमारा नीड, जो कि है आर्टिकल 55 में। नाउ नेक्स्ट इज द वोटिंग सिस्टम, ठीक है, दैट इज एक्सप्लेन अंडर आर्टिकल 67 एंड आर्टिकल 69। देखो कॉम्पोजिशन था आर्टिकल 61 में, उसके बाद नीड था आर्टिकल 55 में, और वोटिंग सिस्टम है 67 एंड 69 में। सो वोटिंग इन द काउंसिल इज सिंपल एंड डायरेक्ट, ठीक है, जो वोटिंग प्रोसीजर है पूरा वो बिल्कुल सिंपल है और डायरेक्ट है। यहाँ पे इनडायरेक्ट वोटिंग नहीं होती है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। देन नेक्स्ट, ईच मेंबर हैज़ वन वोट, वन पर्सन वन वोट, राइट। देन ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब जितने भी कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो जितने भी पर्सन्स एट दैट पर्टिकुलर मीटिंग या कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट हैं उनकी ही सिंपल मेजॉरिटी की बेसिस पर ही डिसीजंस जो हैं वो फाइनलाइज किए जाते हैं, राइट। द नेक्स्ट, काउंसिल इन्वाइट्स एनी मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन टू पार्टिसिपेट विदाउट वोट इन इट्स डेलिब्रेशंस ऑन एनी मैटर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू दैट मैटर, ठीक है। काउंसिल जो है यूनाइटेड नेशन के किसी ऐसे मेंबर को भी इनवाइट कर लेता है किसी भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इवन विदाउट वोट, मतलब उसके पास वोटिंग राइट नहीं, मतलब वो ऑल द काउंसिल का मेंबर नहीं है बट वो यूएन का मेंबर है, तो वो भी किसी भी डिस्कशंस में इन्वॉल्व हो सकता है अगर उस पर्टिकुलर मैटर जो पर्टिकुलर मैटर है वो उसका खुद का भी कंसर्न है, उसका पर्टिकुलर भी इंटरेस्ट है उस मैटर के अंदर, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर मेंबर को भी काउंसिल इनवाइट कर सकता है। नेक्स्ट, काउंसिल इलेक्ट्स अ प्रेसिडेंट एंड अ फर्स्ट एंड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट एट द स्टार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट सेशन, ठीक है। जब इस काउंसिल बनती है उसके बाद जिसका पहला सेशन होता है उसी में ही इसके पहले प्रेसिडेंट प्लस पहले और दूसरे वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोटिंग सिस्टम। पहले बताया कि सिंपल एंड डायरेक्ट सिस्टम है, हर मेंबर के पास एक वोट है, पर्सन नहीं हर मेंबर के पास एक वोट है, ठीक है। देन सिंपल मेजॉरिटी होती है ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, फिर ऐसे मेंबर को भी जिसके पास वोटिंग राइट नहीं है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इन दैट मैटर विच इज़ ऑफ इट्स कंसर्न, एंड देन प्रेसिडेंट and first and second vice president are elected at the time of its start of first session, ठीक है। ये हो गया हमारा वोटिंग सिस्टम। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज पावर्स एंड फंक्शंस, कि क्या क्या पावर्स हैं और क्या फंक्शंस होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। तो इसके आर्टिकल्स हैं 62, 64, 65, 66। देखो वोटिंग सिस्टम के थे 67 और 69, एंड यहाँ आपके पावर्स एंड फंक्शंस क्या है 62, 64, 65, 66, ठीक है। सो काउंसिल परफॉर्म्स कंक्रीट टास्क इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन एंड इट कैरीज आउट द फंक्शंस अंडर द गाइडेंस ऑफ जनरल असेंबली, ठीक है। वही जो इसके जो प्रिंसिपल एथिक्स हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन मेंटेन करना, तो उसके बेसिस पर ही अपने फंक्शंस एंड पावर्स परफॉर्म करते हैं और किस जनरल असेंबली के गाइडेंस के अंदर ही अपने फंक्शंस को कैरी आउट करता है। बेसिकली हमने यहाँ पे 8 फंक्शंस डिस्कस किए हैं। पहला है काउंसिल में मेक और इनिशिएट स्टडीज़ और रिपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ एंड रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। तो काउंसिल क्या कर सकता है, काउंसिल जो है कुछ स्टडीज़ प्रिपेयर कर सकता है, इनिशिएट कर सकता है, मतलब शुरू कर सकता है या बना सकता है, रिपोर्ट्स प्रिपेयर कर सकता है किस किस चीज़ों के रिगार्ड में, किस किस मैटर्स के रिगार्ड में, रिगार्ड टू इंटरनेशनल, वही चीज़ जो अब तक आ रही है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, एजुकेशन, कल्चरल रिलेटेड मैटर्स, ठीक है। एंड फर्दर इट मे मेक the recommendations with respect to any such matter to the General Assembly to members of UN as well as to the specialized agencies concerned, ठीक है। तो जितने भी मैटर्स के ऊपर इसने स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए हैं उनसे रिलेटेड ही अपनी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा टू द जनरल असेंबली प्लस टू द मेंबर्स ऑफ UN एज वेल एज टू द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ये उसका हो गया पहला फंक्शन। दूसरा है काउंसिल में मेक, ये पावर्स है बेसिकली और इसी के अकॉर्डिंग्स पे वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। दूसरा है
काउंसिल में मेक रिकमेंडेशंस फॉर पर्पस ऑफ प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल। सेकेंड है कि ये रिकमेंडेशंस कर सकता है किस रिगार्ड में, कि जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम्स के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए, उन्हें प्रमोट किया जाए, प्लस उन्हें ऑब्जर्व किया जाए। उस रिगार्ड में भी ये यूनाइटेड नेशंस के अंदर रिकमेंडेशंस कर सकती है काउंसिल। थर्ड, काउंसिल में प्रिपेयर द ड्राफ्ट कन्वेंशंस फॉर सबमिशन टू जनरल असेंबली ऑन एनी सब्जेक्ट फॉलिंग विद इन इट्स कॉम्पिटेंस। मतलब जितनी इसकी कॉम्पिटेंस के अंदर, मतलब जितनी इसकी क्षमता है, जितनी इसकी पावर कैपेसिटी है, उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट मैटर आता है उसके रिगार्ड में ये ड्राफ्ट कन्वेंशंस ड्राफ्ट कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है और वो जनरल असेंबली को सबमिट कर सकता है। ठीक है। फोर्थ इज इट मे कॉल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैटर्स फॉलोइंग विद इन इट्स कॉम्पिटेंस। वही चीज़ जो कि इसके विद इन द कॉम्पिटेंस है, उन मैटर्स के ऊपर ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी बुला सकता है। ठीक है। फिफ्थ, Council may make arrangements with members of UN to obtain the reports on steps taken to give effect to its recommendations. ठीक है। Council may make arrangements with members of UN to obtain reports on steps taken to give effect to its recommendations. ठीक है। जब मैंने भी आपको सेकंड पॉइंट में बताया था कि जो काउंसिल है वो रिकमेंडेशंस कर सकता है जनरल असेंबली को, मेंबर्स ऑफ यूएन को एंड स्पेशलाइज एजेंसीज को इन रिगार्ड टू द सर्टेन मैटर्स जो कि इंटरनेशनल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है। तो जो भी उसने रिकमेंडेशंस किए मेंबर्स ऑफ यूएन को, उनके साथ वो सर्टेन अरेंजमेंट कर सकता है और उनसे कहेगा कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर हमें रिपोर्ट्स प्रोवाइड करें। सो इट में मेकअप द अरेंजमेंट्स विद द मेंबर्स ऑफ यूएन। देन सिक्स, काउंसिल में फर्निश इंफॉर्मेशन टू सिक्योरिटी काउंसिल। जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो सिक्योरिटी काउंसिल को फर्निश करा सकता है, उसको प्रोवाइड करा सकता है एंड असिस्ट इट अपॉन इट्स रिक्वेस्ट। और अगर किसी भी सर्टेन सर्कमस्टांस में सिक्योरिटी काउंसिल रिक्वेस्ट करती है तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल उसको असिस्ट भी कर सकती है किसी भी रिक्वायर्ड वर्क के अंदर। देन सेवेंथ है, काउंसिल में परफॉर्म सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ जनरल असेंबली एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ यूएन एंड ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। अगर यूएन के मेंबर्स या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रिक्वेस्ट करते हैं और अगर जनरल असेंबली उस चीज़ को अप्रूव कर देती है तो काउंसिल जो है वो उन लोग के रिगार्ड में भी या उन लोग के साथ भी कुछ सर्टेन सर्विसेज परफॉर्म कर सकता है। ये वाली पावर या राइट भी है काउंसिल को। एंड द लास्ट इज, काउंसिल में सेटअप द कमीशंस इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड एंड फॉर द प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड सच अदर कमीशंस एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। ठीक है। काउंसिल के पास ये भी राइट है, ये पावर है कि वो कमीशन सेटअप कर सकता है। ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड में, ठीक है, जो भी कमीशंस उसको रिक्वायर्ड होती हैं उनको वो सेटअप कर सकता है। प्लस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के फॉर्मेशन एंड ऑब्जर्वेंस के लिए भी कमीशन सेटअप कर सकता है। एंड फॉर एनी अदर कमीशन एज बी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन। और अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए और जो भी जिस वक्त भी ज़रूरत लगे एज इट कंसिडर्ड रिक्वायर्ड, वो उस वक्त वैसी कमीशन फॉर्मुलेट कर सकता है। तो ये हमारे 8 पावर्स एंड फंक्शंस हो गए। एक बार क्विकली रिविजन बताती हूँ। एक्शन रिप्ले पहला हो गया, देखो जो सब्जेक्ट मैटर्स थे उसके ऊपर इनिशिएट कर सकता है अपनी स्टडीज़ एंड रिपोर्ट्स। ठीक है। प्लस फिर उसकी फर्दर रिकमेंडेशन करेगा जनरल असेंबली के पास, यूएन के मेंबर्स के पास एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के पास। दूसरे में बताया कि ये रिकमेंडेशंस करेगा इन रिगार्ड टू प्रमोटिंग एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एज वेल एज ऑफ द फंडामेंटल फ्रीडम। ठीक है। थर्ड था कि ये कॉन्वेंशंस ड्राफ्ट कर सकता है, ठीक है, और सबमिट करेगा फॉर द जनरल असेंबली को। फोर्थ था ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला सकता है। पांचवा था ये यूएन मेंबर्स के साथ अरेंजमेंट्स कर सकता है। छठा था कि ये इन्फॉर्मेशन फर्निश कर सकता है टू सिक्योरिटी काउंसिल। देन सेवेंथ वॉज कि ये अगर यूएन मेंबर्स या स्पेशलाइज्ड एजेंसीज रिक्वेस्ट करती हैं, जनरल असेंबली का अप्रूवल मिल जाता है, तो ये उनके साथ कुछ सर्टेन सर्विसेज भी परफॉर्म कर सकते हैं। द लास्ट वॉज कि इट कैन या इट मे सेट अप द कमीशन एज इफ व्हेन required. ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल विद स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। की अभी हम लगातार बोल रहे हैं ना कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है या रिकमेंडेशंस कर सकते हैं। तो व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज? तो पहले जानते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होता है। दे आर द सेवरल
intergovernmental organizations established to deal with the specific international problems. ठीक है, ये intergovernmental organization होती है, मतलब कि in between two or more countries, ठीक है, वो लोग अपने arrangements and अपने contracts के according ये organization सेटअप करती हैं दो या दो से ज़्यादा countries, और ये basically establish की जाती हैं कि जितनी भी international problems हैं या फिर कुछ specific international problems हैं उनको डील करने के लिए, उनके solutions को फाइंड आउट करने के लिए. मतलब हो सकता है कि अलग अलग स्पेसिफिक इंटरनेशनल प्रॉब्लम के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड एजेंसीज फॉर्मुलेट की जाती हों. तो द काउंसिल इज एम्पावर्ड टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस इन रिलेशन टू दीज एजेंसीज. तो ये जो एजेंसीज होती हैं इनके साथ जो है हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कुछ सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करता है. बेसिकली ये हमें आर्टिकल 63 एंड आर्टिकल 64 में मिलता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं. पहला है Council may enter into agreements with these agencies to bring them into relationship with UN. ठीक है, काउंसिल जो है वो इन एजेंसीज के साथ सर्टेन अग्रीमेंट्स करता है कि किस तरीके से फिर ये जो एजेंसीज हैं ये यूनाइटेड नेशंस के रिलेशनशिप में आ जाती हैं. ठीक है. सेकंड, काउंसिल इज एम्पावर्ड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज थ्रू कंसल्टेशंस एंड रिकमेंडेशंस टू सच एजेंसीज. ठीक है, जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज की एक्टिविटीज़ होती हैं ये जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है. कोऑर्डिनेट कैसे करता है? उनको कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है इन सर्टेन एक्टिविटीज़ ऑफ द एजेंसीज. एंड द लास्ट इज दिस काउंसिल इज एम्पावर्ड टू ऑब्टेन द रेगुलर रिपोर्ट्स फ्रॉम दी स्पेशलाइज एजेंसीज की. जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस की, ये इन स्पेशलाइज एजेंसीज से जुड़कर एग्रीमेंट्स करके इनसे सर्टेन जो भी रिक्वायर्ड टास्क होते हैं उनकी रेगुलर रिपोर्ट्स भी ऑब्टेन करती है. तो ये बेसिक रिलेशनशिप था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का स्पेशलाइज एजेंसीज के साथ. तो ये हमारा पूरा हमारा ट्यूटोरियल हो चुका है कंप्लीट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के ऊपर. पहले हमने पढ़ा कि क्या ऑब्जेक्टिव के साथ ये स्टेब्लिश की जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. फिर हमने कॉम्पोजिशन पढ़ा आर्टिकल 61 के अंदर. फिर हमने नीड पढ़ी इस काउंसिल की आर्टिकल 55 के अंदर. फिर हमने वोटिंग सिस्टम पढ़ा आर्टिकल 67 और आर्टिकल 69 के अंदर. फिर हमने पढ़ा था पावर्स एंड फंक्शंस आर्टिकल 62, 64, 65, 66 के अंदर. और लास्ट में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप ऑफ दिस काउंसिल विद द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अंडर आर्टिकल 63 एंड 64. सो हियर वी आर डन विद दिस वीडियो. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो विल बी ब्रिंगिंग वेरी सून. ठीक है, सो टिल देन बी ट्यून्ड विद द चैनल. ठीक है, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड आवर चैनल सो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर रिसीविंग द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ एवरी अपकमिंग वीडियोज. सो डू लाइक द वीडियो if you really like the content, and do also comment down how did you find the video. If you have any query you just sort out there only. I'll meet you up in the next video. Till then, take care, be safe, be healthy. Bye bye.